और अब वक्त 1 मिनट में एक खबर जानने का। तो नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान देश भर में प्रदर्शन करेंगे। 1 मिनट में पूरी अपडेट आपको बताते हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 18 दिनों से किसान लगातार दिल्ली की सीमा पर धरना दे रहे हैं और किसान आज भूख हड़ताल भी करने जा रहे हैं। किसान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सिंघू बॉर्डर, टिकरी, पलवल, गाजीपुर समेत सभी नाकों पर धरना देंगे और यूनियन से जुड़े लोग सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो कल एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। इस बीच किसानों ने कहा उनके संगठन से जुड़ा एक भी गुट इस आंदोलन से बाहर नहीं गया और सभी एकजुट हैं। जितने भी संगठन है ये आंदोलनों में दिन रात लगे हुए हैं, एक भी संगठन संयुक्त किसान मोर्चे से बाहर नहीं गया है। भानुगुट के चिल्ला बॉर्डर खाली करने के फैसले पर किसान संगठनों ने कहा कि बीकेयू भानुगुट संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। चिल्ला बॉर्डर से हटने का फैसला भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट का निजी फैसला है। किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें बोल रही कुछ महिलाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने ट्वीट किया है। आप खुद सुनिए कैसे ये महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। साथ ही कई सारे गंभीर आरोप भी लगा रही हैं। इस वीडियो के जरिए अमित मालविया ने वामपंथ विचारधारा को निशाना बनाते हुए लिखा, किसान आंदोलन में शर्मनाक व्यवहार, क्या भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां इन्हीं चीजों में सक्षम है? इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आंदोलन अपने असली मुद्दे से भटक रहा है। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में मंत्रियों के साथ पंजाब बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया। इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने उत्तराखंड से आए किसानों से मुलाकात की। इन किसानों ने नए कानून के पक्ष में अपना समर्थन दिया है, जिस पर कृषि मंत्री ने इन किसानों को धन्यवाद कहा। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। इस मौके पर कृषि मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हमारी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। जब यूपीए के पास मौका था तब उन्होंने ये बदलाव क्यों नहीं किए। किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए उपवास रखने का फैसला किया है। किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिन का उपवास रखने का फैसला किया है। साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो भी एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। इस बीच उन्होंने बीजेपी नेताओं पर किसानों को एंटी नेशनल कहने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि देश का नाम ऊंचा करने वाले क्या एंटी नेशनल होते हैं। हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहां पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने एक समय में देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे हजारों सैनिक हैं जो अपने घरों में बैठ के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारे एंटी नेशनल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किसानों को आतंकी कहे जाने वाले बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल के बयान पर पलटवार किया।
और कहा दिल्ली में जो हो रहा है उसे आप क्या कहेंगे। देवेंद्र जी का मानना है कि महाराष्ट्र में अघोषित आणीबाणी जिसे हम कहते हैं मराठी में, उसका अमल चल रहा है, तो फिर दिल्ली में जो चल रहा है उसका वर्णन वो कैसे करेंगे। अपने ही काश्तकार है जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उसको आप आतंकवादी कहने लगे, और वो देश के बाहर से आए, उनको नक्सलाइट का सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है, क्या वो हमारे अन्नदाता नहीं है। इस प्रेस वार्ता में सीएम उद्धव ठाकरे ने किसानों को आतंकी कहने और देश विरोधी ताकतों के समर्थन वाले बयान पर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। जो भी व्यक्ति अपने अन्नदाता को टेररिस्ट मानता है, मुझे लगता है कि इंसान कहलाने के लायक नहीं है वो। दरअसल हाल ही में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने अघाड़ी सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताते हुए कहा था कि कोविड-19 से लेकर किसानों की मदद तक हर मोर्चे पर यह सरकार नाकाम रही है। किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने वालों पर अब सरकार लगातार हमला बोल रही है। बिहार के बख्तियारपुर में रविवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि भारत को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। रविवार को ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मेरठ में अपने संबोधन में देश विरोधी ताकतों को सीधी चेतावनी दी। जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि अपराधी निकलना चाहिए। इस बीच किसानों की प्रेस वार्ता में किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि कुछ छात्र आंदोलन को समर्थन देने आए थे, मगर उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि ये किसानों का आंदोलन है। वहाँ पे कुछ गलत लेके लोग आए थे, पोस्टर लेकर आए थे और उनको वहाँ से ही उनको साथ के साथ हटा दिया गया, भगा दिया गया। वहाँ किसान आंदोलन में किसानों की सेवा करने के लिए कई संस्थान और लोग लगातार आ रहे हैं। 1 मिनट में खबर देखिए। किसान आंदोलन में किसानों की सेवा करने के लिए कई संस्थानों ने चिकित्सा मदद से लेकर उनके खाने पीने तक की व्यवस्था की। इसके बाद किसानों के लिए फुट मसाज और जिम तक का प्रबंध कर दिया गया। किसानों को ठंड से बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों को कमरे में बदल दिया गया। रविवार को जी न्यूज ने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो किसानों के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लेकर आए। 27 तारीख के आए हुए थे जी इधर, और हमारे भी कपड़े गंदे हो गए थे क्योंकि 10 दिन हो गए थे वही कपड़े दोबारा हम डाल रहे थे। तो कपड़े धुलवाने के लिए घर गए और दिमाग में आया कि हमारे जो भाई हैं, किसान हैं, बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथ उसी टाइम के गए हुए वापस नहीं आए, तो उनको भी प्रॉब्लम आ रही होगी, उनके कपड़े भी गंदे होंगे। तो आते हुए फिर हम 2 मशीन लेके आए जी। एक तो पुरानी घर में थी और एक नई ली जी। वॉशिंग मशीन लगाने वाले प्रिंस और उनके साथी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हजारों किसानों के कपड़े निःशुल्क धुलते हैं और इस सेवा के काम से वो बेहद खुश हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के 6ठे चरण का मतदान हुआ। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला विकास समिति के चुनावों के 6ठे चरण में रविवार को 31 सीटों पर मतदान हुआ। 6ठे चरण के मतदान में कुल 51.51% वोटिंग हुई। जम्मू में 68.56% वोटिंग हुई, जबकि कश्मीर में 31.55% वोटिंग हुई। 6ठे चरण में कुल 3,85,606 लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इस चरण में कुल 31 सीटें थी, जिनमें से जम्मू की 17 और कश्मीर की 14 सीटें शामिल थी। सबसे ज्यादा मतदान जम्मू के राजौरी में हुआ, जहां 63% लोगों ने अपने वोट डाले, जबकि सबसे कम वोटिंग कश्मीर के शोपियां में हुई, जहां केवल 3.66% लोगों ने ही अपना वोट डाला। रविवार को एक तरफ 6ठे चरण के मतदान जारी थे, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। असम सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। असम सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एक विधेयक राज्य विधानसभा के आने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। राज्य विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री और असम सरकार के प्रवक्ता चंद्रमोहन पटवारी ने बताया कि असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा। इसी सत्र में इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान राज्य के सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अक्टूबर में ही कहा था कि पूरे असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन संस्थानों के लिए सालाना 260 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड असम को भंग कर दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों को हाई स्कूल में बदल दिया जाएगा और मौजूदा छात्रों के लिए नए प्रवेश नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। भारत और चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए भारत ने हथियारों के भंडारण के नियम में बदलाव किए हैं। 1 मिनट में पूरी खबर आपके साथ। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने सुरक्षा बलों की भंडारण आवश्यकताओं और आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने के नियम में बदलाव कर दिए हैं, जिससे अब सीमा पर हथियारों के भंडारण और आपातकाल में वित्तीय सेवा में मदद मिलेगी। दरअसल पहले सुरक्षा बल केवल 10 दिनों के लिए हथियार और गोला बारूद का भंडारण कर सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 दिनों तक कर दिया गया है। साथ ही अब हथियारों के अधिग्रहण के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी खर्च की जा सकेगी। चीन और पाकिस्तान के साथ होने वाले 2 फ्रंट वॉर के लिए भारत ने टैंक और तोपखाने समेत बड़ी संख्या में मिसाइलों और गोला बारूद का भंडारण भी जरूरत के मुताबिक कर लिया है। साथ ही जमीन पर भी सैनिकों की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है। रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का उदय उसके दुश्मनों को प्रतिक्रिया देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को सीमा पार से हो रही आतंकवादी गतिविधियों से पूरे साल लड़ना पड़ रहा है, इसलिए आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां अलग होंगी। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है देश भर में कोरोना का हाल। बस 1 मिनट। भारत में कोरोना के मामलों की रफ्तार अब थोड़ी धीमी होने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में 30,254 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 391 लोगों की कोरोना से जान चली गई। पिछले 24 घंटे में 33,136 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। भारत में कोरोना मामलों की कुल संख्या 98,57,029 हो गई है, जबकि कोरोना से देश में कुल 1,43,019 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 93,57,464 पहुंच गई है और अब भारत में कोरोना के 3,56,546 एक्टिव मरीज हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 95% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। इस वक्त देश में एक्टिव मरीजों की दर 4% है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है और अब रोजाना मामलों में भी कमी आई है। 1 मिनट में पूरा अपडेट। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में रोजाना मामले 2000 से भी कम आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में 1,984 नए मामले सामने आए, जबकि इस बीच 33 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 2,539 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या 6,07,454 हो गई है, जबकि 5,80,000 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना से अब तक 10,014 लोगों की मौत भी हुई है। बात करें एक्टिव मामलों की तो देश की राजधानी में एक्टिव मामलों की संख्या अब 16,785 हो गई है। दिल्ली में संक्रमण की दर 3% से भी कम है, जबकि दिल्ली का रिकवरी रेट 95% से ज्यादा बना हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 1 मिनट में पूरा अपडेट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि जो भी लोग गत कुछ दिनों में संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। इस खबर के सामने आने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अमित शाह ने लिखा, जेपी नड्डा जी, आप शीघ्र ही पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर हमारे बीच आएं, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जेपी नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए एक ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर बीजेपी अध्यक्ष के जल्द ठीक होने की कामना की है।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.